चलो, क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर P5 is related to analysis. इसमें इस क्वेश्चन में आप इजाजत है पढ़ा लूं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाटा गिवन होगा, रॉ डाटा, उसको प्रोसेस करके आप लोगों को रिजल्ट्स को एनालाइज करना होगा। ठीक है, अच्छा जरा सवाल पहले आप पढ़ लें। क्वेश्चन इसमें इन्होंने ASP कैलकुलेट कराया, बट नॉट द यूजुअल वे, जिस तरह आप लोगों ने थ्योरी में सीखा है, इससे जरा डिफरेंट तरीके से होगा काम, बट डजंट मैटर, वो गिवन होगा आपको। The solubility product of a sparingly soluble, sparingly means slightly या not completely, can be determined by measuring cell potential of a cell known as concentration cell. One of the half cell uses saturated solution of the salt as electrolyte. तो आप देखें, एक तरफ saturated solution है सिल्वर की, सिल्वर क्लोराइड का, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास लिखा हुआ है Ag plus aqueous of varying concentration। ठीक है, बहरहाल ये मेथड आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल एक अलग मेथड है। ठीक है, बट डजंट मैटर, मैंने कहा ना वो गिवन है, हर चीज उसने बताई दी आपको। यू जस्ट नीड टू यूज योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री टू आंसर द क्वेश्चन दे लास्ट लेटर। उसने कहा है सिल्वर इलेक्ट्रोड्स of two half cells are connected by a voltmeter reading out to 3 decimal places. This measured the cell potential of the concentration cell. The half cells were kept at 40 degrees centigrade at temperature 40. Under these conditions, the relationship between the cell potential is given. आपको इसने एक relationship दे दिया है, later on इसका इस्तेमाल होगा, देखिएगा 16.1 E cell is equal to log C sat minus log of concentration of silver। सवाल पढ़ लिया सबने? अभी बताएगा वो आगे आपको, अभी वो आपको एक्सप्लेन करेगा। कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अपेरेंटली, बट देखते हैं। चलें, ये लिखा हुआ है जी, CSAT is the concentration of saturated solution of silver chloride. Okay, चलो, solution in the half cells need to be kept at 40. Explain how you would do this. ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। When you want to keep a solution at a constant temperature, what do you do? Water bath, thermostatically controlled या electrostatically controlled water bath। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, वाटर बाथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इस्तेमाल हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि 100 पे आपको पता है वाटर बॉईल कर जाता है। सो एनी टेम्परेचर बियॉन्ड 100, उसके लिए फिर इस्तेमाल होता है सैंड बाथ। ठीक है, वाटर बाथ इस्तेमाल नहीं होता, फिर हम सैंड बाथ यूज करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? प्लेस इट apparatus या प्लेस द सेल्स ऑन thermostatically controlled water bath। ठीक है, देख सकते हैं thermostatically controlled allowed होगा। अच्छा, if temperature was maintained at 40 over time, the reading on the voltmeter would change। तो ग्राफ पेपर है नहीं, नॉर्मल पेपर नहीं। अच्छा बस छोड़, थैंक यू। अच्छा, नाउ if भाईजान temperature was measured at 40 over time, the reading of the voltmeter would change. Suggest one reason why। मजीद डिजॉल्व कैसे होगा? सैचुरेटेड का मतलब ये जितना होना था हो गया, यानी वो कह रहा है सेटअप का टेम्परेचर 40 पे ही रखा है, ये नहीं वो 40 से बियॉन्ड नहीं कह रहा। उसने कहा हुआ है इफ टेम्परेचर मेंटेन्ड एट 40 ओवर टाइम द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर चेंज। इसमें क्यों चेंज हो जाएगी यार 40 पे अगर आप रखेंगे उसको आधे पौने घंटे के लिए? आयन सॉलिड में कैसे बदल जाएंगे? क्या होता है? सैचुरेटेड हो गया यार, सैचुरेटेड के बाद क्यों होगा? क्यों बदलेगा, वजह तो बताओ।
यार इक्विलिब्रियम आ गया ना, तभी तो ई सेल तो निकलता ही तब है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। और कोई वजह? सर ये कोई केमिस्ट्री किताब में इसका जवाब नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस बेसिक, कि आप इसको 40 पे रखेंगे तो ये वैल्यू क्यों चेंज हो जाएगी, ये किसी किताब में इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन। चलिए आपका ब्रेन चलाता हूँ थोड़ा सा, धक्के देने पड़ेंगे, माशाल्लाह बैटरी डेड है। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि किसी भी सेल का वोल्टेज क्या बदलने से बदल जाता है? कंसंट्रेशन बदलने से बदलता है। ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर फैक्टर तो हो नहीं सकता। हमने और बल्कि उनको कैलकुलेट भी किया था नर्स्ट इक्वेशन से, याद है? अगर कंसंट्रेशन चेंज करें हाफ सेल की तो नर्स्ट इक्वेशन से नया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकलता है। तो अपना दिमाग ऐसे चलाया करो कि यार हमने थ्योरी में पढ़ा था कि यार सेल का वोल्टेज जो है ना कंसंट्रेशन से बदल जाता है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि क्या इसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। अगर कंसंट्रेशन बदली तो ई सेल बदल जाएगा। कैसे? और कोई जवाब? जब आप कॉन्स्टेंटली एक हायर देन रूम टेम्परेचर पे रखते हैं किसी वाटर बेस्ड सोल्यूशन को, हायर देन रूम टेम्परेचर, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फिनोमेना दैट अकर्स टू वाटर? अल्लाह अकबर। अबे और कहां था, नाम बोलना रह गया, सब तो समझा दिया। अगर आप इवेपोरेट हो जाएगा, 40 पे बॉयल नहीं होता गधे, इवेपोरेट होता है। वही इवेपोरेट होगा सॉल्वेंट, वाटर इवेपोरेट होगा 40 पे। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो आपका क्या ख्याल है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा? सर कंसंट्रेटेड होता जाएगा ना, और जब उसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और हेंस सेल पे फर्क पड़ेगा। सो सम वाटर विल इवेपोरेट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। समझ में आया? जरा दिमाग चलाओ भाई, इसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा P5 के लिए। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री की बुक में ढूंढोगे ये जवाब थोड़ी मिलेगा तुम्हें, ये तो कॉमन सेंस है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब ये जो टेबल आप ये इसको कहते हैं प्रोसेसिंग द रिजल्ट्स। आप लोगों को उसने ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये अगले दो रिजल्ट्स प्रोसेस करने हैं। उसने कह दिया कि रीच आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये कॉलम फिल करने हैं, उसके बाद जाहिर है इसका ग्राफ। देखो इसके अंदर मुश्किल, ये ग्राफ से ही सारा जाहिर कैलकुलेशन होती है। ये आदत बनाया करो अपनी घर पे, जब ये क्वेश्चन करते हो एक बड़ी कॉमन हरकत लोग करते हैं कि मार्किंग की खोलते हैं और इसके ना कॉलम छाप लेते हैं। अब जब आपको ये कैलकुलेट करने की आदत नहीं होती ना, एग्जाम में जब करना पड़ता है एक, तो उसमें तुम टाइम बहुत जाया करते हो, और तुम देखना खुद से करोगे ना कोई कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। ठीक है, सो जस्ट मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस सिंपल थिंग्स। ये कैलकुलेशन अपने हाथ से करो। कोई एक दो लोग कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखो और मुझे रिजल्ट्स जल्दी से बताते जाओ ताकि मैं लिखता जाऊं। बताते जाइए जी। पहले वाले का, पहले लॉग वाला कॉलम बना लेते हैं, माइनस लॉग वाला कॉलम। चलो बोलो पहले वाले का क्या आंसर आ रहा है, बोलेंगे और से पूरा 2 डेसिमल प्लेस तक बताया ना। उसने कहा गिव योर आंसर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बोलो 3.00। नेक्स्ट, क्योंकि राउंडिंग ऑफ इस पे जरा केयरफुल रहना है जी। 2 पॉइंट, नेक्स्ट 2, 1.60, नेक्स्ट 30। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट 1.18 आएगा ना राउंड ऑफ होके, राउंड ऑफ होके 0.18 आ रहे हैं ना। चलिए अब आइए 16.1 ई सेल वो करें। 16.1 आगे, आगे 2.56, आगे, आगे, आगे,
minus 3.8485. 4.25 minus 4.7. ठीक है, ठीक है। सो ये आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब आप एक्सपेक्ट करें कि आप इनको प्लॉट करेंगे, ग्राफ आपको गिवन होगा, आपको इनका पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। बी वेरी केयरफुल विद द प्लॉटिंग। प्लॉटिंग के नंबर बहुत कम होते हैं लेकिन कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके जरा मार्क वैल्यू दिखाता हूँ। सो इसमें जो प्लॉटिंग के, अब घर जाके ना प्लीज एवरीबडी यू शुड प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस। तो इसका जो ग्राफ वाला पार्ट होगा ना, उसका प्रिंट लेके तुम लोग अपने पास लाजमी ये कर लेना, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना तो देयर इज नो पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है ऑन द ग्रिड ऑन पेज 9, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 16.1 ई सेल अगेंस्ट दिस, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इट्स अ 2 मार्क थिंग। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। 2 मार्क के लिए ये सारे प्लॉट्स लगाने हैं, 2 मार्क का काम है, सारे प्लॉट्स लगाने, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, सब कुछ करने के 2 मार्क हैं। लेकिन एक गलत प्लॉट लगाने का 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। जी सर, यही बात मैं आपको यही बार बार समझा रहा हूँ कि P5 ये स्कोरिंग लोग कैजुअली करते हैं। अब आप समझे पूरे सारे प्लॉट्स ठीक लगाने के कितने प्लॉट्स हैं? 9। सो 9 प्लॉट्स लगाने के जो है ना वो मार्क तो एक एक है दोनों का, लेकिन सबका, लेकिन समझे एक गलत होने का 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। और गलत किसको कहते हैं आप? देखो, जहां पर आपके पास वैल्यू बिल्कुल एक ऐसी वैल्यू होती है ना जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द क्रॉस आती है। कुछ वैल्यूज होती हैं वो तो अंदाजे से लगानी पड़ती हैं आपको। लाइक अब अगर कोई वैल्यू है 2.56 तो 56 सेकंड डेसिमल प्लेस का तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, वहां तक तो मार्जिन देता है। लेकिन अगर एक वैल्यू है जो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर आ रही है, उसको तुमने आधा स्मॉल बॉक्स, लार्ज बॉक्स नहीं कह रहा, हाफ स्मॉल बॉक्स आगे पीछे किया तो गया नंबर उसका, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको देखें, एग्जामिनर्स हमें कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को बताओ कि वी एक्सपेक्ट अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी फ्रॉम एन A2 स्टूडेंट इन अ वेरी सिंपल ग्राफ एंड प्लॉटिंग लाइक दिस। सो इसके लिए कैजुअल मत होना, केयरफुली प्लॉट्स लगाना, बहुत एक दफा काउंटर चेक कर लेना कि तुमने सही लगाए हुए हैं, बहुत टाइम जाया नहीं करना, लेकिन कोशिश करना पहली दफा स्केल रख के करना। तो मैं इसके लिए मशवरा ये देता हूँ 2 स्केल लेके जाना अपने साथ बड़े, तो उससे आसान होता है। इधर रखा है इधर रखा ना, तो वो प्लॉट आसानी से आ जाता है, ठीक है। माय सजेशन वुड बी कि आप 2 बड़े स्केल जरूर लेके जाएं ट्रांसपेरेंट के, ताकि आसानी से इसके अंदर आप लगा दें। जी सर, 0 जाए। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, इतने सारे काम के मिलते 2 मार्क्स हैं, लेकिन एक गलत होने का मार्क 1 चला जाता है। अच्छा, मैंने इसका देखो केमिस्ट्री में इसका इन्होंने अब 2016 के बाद इन्होंने ना पूरा एक्सेस आपको ये लिख के बना के देते हैं। तो एक टाइम पहले तो वो 2016 से पहले सवाल देखोगे वो ये भी बनाना खुद पड़ता था, स्केलिंग भी खुद करनी पड़ती थी। वो स्केल बना के देगा, आपने ग्राफ बनाया तो ये मैंने इसका एक ग्राफ कॉपी पेस्ट कर लिया, बहरहाल ये ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये इतना यानी बेस्ट फिट इतना पक्का बेस्ट फिट नहीं होगा, ठीक है। तुम बेटा ट्रीट के चक्कर में सही निकल गए, तुमने कहा ट्रीट के साथ क्लास भी खा जाऊं मैं, तुमने बोला नहीं उनको मेरी क्लास है। अच्छा चलो, अब देखो इसमें ये 12 लाख प्लॉटिंग तो आप कर लेंगे। अब अगला सवाल देखें, इसको कैसे आंसर करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस। उसने कहा हुआ है सर्कल द मोस्ट एनामलस पॉइंट ऑन द ग्राफ। कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपने जो लाइन की है ना उससे बिल्कुल ऑफ आता है। जब आप उसको ज्वाइन करते हैं ना, बेस्ट फिट बनाते हैं, तो उसको इग्नोर कर देते हैं आप, यानी आप समझे वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड होता है। तो 1 या 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ ट्रेंड हो, यूजुअली एक ही होता है, आप उसको बेस्ट फिट बनाते हुए कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए आप जिस तरीके से, अच्छा मैं पहले सवाल पढ़ लूं बिकॉज़ आई हैव टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन। उसने कहा टेंपरेचर ऑफ द हाफ सेल वाज मेंटेन्ड एट 40, सजेस्ट व्हाट एरर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप मे हैव कॉज्ड द एनोमली। इन माय एक्सपीरियंस इसका जवाब लोग बहुत गलत देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जिसके मार्क्स कटते हैं बच्चों के, वो ये वाला पार्ट होता है, एनोमली को एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। तो आप जरा पहले समझ लें, ये ग्राफ बना है आपके पास, ठीक है। तो सर्कल पॉइंट तो जाहिर है ये वाला हुआ, नजर आ रहा है एनामलस पॉइंट है, बिल्कुल ऑफ द ट्रेंड है, ये वाला पॉइंट आपने सर्कल कर दिया, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन करना है आपने कि भाई ये पॉइंट हमसे क्या ऐसी गलती हो गई कि ये पॉइंट ऑफ हो गया। तो आपको कोई प्रैक्टिकल आंसर बताना है
कि जो आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में किया होगा। अच्छा सुने, एक सुने सुने सुने, इसके अंदर ना ये बेवकूफ वाले जवाब मत देना, पैरेलैक्स एरर, ह्यूमन एरर, ठीक है, इसका कोई मार्क नहीं होता। So you have to talk in, you have to answer in context of the experiment जो आपने किया है, उसके context में आपको जवाब देना है। ये ह्यूमन एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है, जीरो एरर, ये वाले जवाब, घटिया जवाब लिखकर बताना। चलिए नाउ एक्चुअली अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं जरा इसका पूरा समझाता हूं इसको आंसर कैसे करते हैं। इस पॉइंट को होना कहां चाहिए था, एक्चुअली इस पॉइंट को अपनी जगह से जरा नीचे होना चाहिए था ना। अगर इसकी करेक्ट पोजीशन होती तो ये यहां से इधर लाए करता, यानी इसका मतलब ये कि इसकी जो 16.1 ई सेल की वैल्यू है, आपने जो रिकॉर्ड की है उससे ज्यादा मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी। बेटा तुम चारों अगर मेरी बात सुन लोगे ना तो शायद कुछ सीख के चले जाओ घर पे। अपने पिकनिक हर वक्त एक ही काम है, तुम चारों का बात नीचे तो भाई इधर देख लो यार, घर पे जाके कर लेना। अब ये पॉइंट अपनी जगह से ओरिजिनली इसके पोजीशन जो है वो नीचे आनी चाहिए थी, यानी द ई सेल एक्चुअली ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन उसके मुकाबले में ये लेस नेगेटिव आया है। ठीक है, नाउ गो बैक टू द टेबल। आप टेबल पे जाइए और एक ट्रेंड ऑब्जर्व करें आप। ठीक है, आप ये देखें कि ई सेल की वैल्यू जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, आप देखें ई सेल की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है। कब मोर नेगेटिव होती है? जब, अच्छा इसका जरा कंपैरिजन करते जाओ ना, तुम्हारे पास ये जो ई सेल है उसी को मल्टीप्लाई बाय 16.1 किया है ना, तो जाहिर है जितना ज्यादा नेगेटिव 16.1 ई सेल होगा, ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा नेगेटिव ई सेल होगा। ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर से क्या ताल्लुक है? आप अगर एक ऑब्जर्व करें रिलेशनशिप क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यूज देखते जाओ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी ये बढ़ रही है ना कंसंट्रेशन, वैसे वैसे ई सेल की वैल्यू क्या होती जा रही है? मोर नेगेटिव। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आप ऑब्जर्व करें ई सेल की वैल्यू क्या होती जा रही है? मोर नेगेटिव। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर कंसंट्रेशन ई सेल की ज्यादा हो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मोर नेगेटिव। और अगर कंसंट्रेशन जो है वो सिल्वर आयन की सेल कह रहा हूं, अगर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो मेरा 16.1 ई सेल की वैल्यू आ जाएगी मोर नेगेटिव, आनी चाहिए। तो अगर किसी जगह मेरे पास वैल्यू आनी मोर नेगेटिव चाहिए लेकिन आई नहीं, वो थोड़ी सी लेस नेगेटिव आ गई जितना एक्चुअली आनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन में गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर मैं गलत ले लूंगा उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में तो मेरी 16.1 ई सेल की वैल्यू भी गलत आ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो आप तो देखिए, आप वोल्ट मीटर रीड करने में तो गलती नहीं करेंगे ना। मैं आपसे कह रहा हूँ ये गलतियां नहीं लिखते, वोल्ट मीटर रीड करने में गलती हो गई, पैरेलैक्स एरर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसमें अंदर आपने जो है ना वो गलती की होगी। अब जरा मुझे आप देख के बताइए, वापस से मैं जा रहा हूँ, कि वो गलती आपसे क्या हुई होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ही ज़हन में रखना जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने समझाया है। नाउ गो, अब जरा सोचें आप कि क्या गलती हुई होगी कंसंट्रेशन में, बढ़ गई, ज्यादा आ गई, क्या हो गई? हेलो हेलो, कंसंट्रेशन कम वाला ने रिकॉर्ड कम किया ना, कम थी तो ई सेल भी मोर है, लेस नेगेटिव और जाने चाहिए। और दाने चाहिए और नेगेटिव और दाने आपने क्या फिगर आउट किया इस पर्टिकुलर रीडिंग में? कंसंट्रेशन में क्या गड़बड़ हुई होगी आपसे?
गलत नहीं बेटा, गलत समझने मिलेगा। आपने जो एक्चुअली होनी चाहिए उससे कम है या उससे ज्यादा है। योर 16.1 E cell is less negative than what it should be, ठीक है, what it should be, because आपका जो वैल्यू है वो ऊपर आई है और रियल जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है वो क्रॉस की नीचे होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि अगर वो लेस नेगेटिव आई है तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में आपने कंसंट्रेशन जो सिल्वर आयंस की है वो क्या कर दी, वो थोड़ी सी कम यूज की है। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज द सिल्वर की कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.025। अच्छा ये 0.025 कहां से आई, मैंने जाके टेबल से देखी, ठीक है। टेबल से कौन सी वाली वैल्यू है जिसमें एरर आ रहा था, तो हमारा प्लॉटिंग से देखो ना कौन सा वाला प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है जिसको हमने जाके हम इसको रीड कर लेंगे, ठीक है, ये वाला जो प्लॉट है। सो मैंने उसका जो यहां से जाके चेक किया तो वो होनी 0.025 चाहिए थी जो कि टेबल में है 0.025, ठीक है, ये 0.025 होनी चाहिए थी इस पर, क्योंकि ये वाला एनामलस पॉइंट आ रहा है फोर्थ वाला, लेकिन आपने गलती से इससे कम ले ली है। तो अगर आपने गलती से इससे कम रीड कर ली है, ले ली है कंसंट्रेशन ऐसा हो जाता है कभी डाइल्यूट सही से नहीं होता, ठीक है, तो आपने उसकी कंसंट्रेशन गलत बना ली, तो उसकी वजह से ये वैल्यू क्या आ गई, लेस नेगेटिव आई है देन एक्चुअली जो इसको आना चाहिए था। समझ में आया? तो अगर ये पूरी होती तो इसका क्रॉस सही जगह होता, इसका आंसर अब आप समझ लें। सो सिल्वर इज लेस देन दिस, ठीक है, सो जो 16.1 सेल इज लेस नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, होना इसको मोर नेगेटिव चाहिए था, ये उससे लेस नेगेटिव है। क्लियर हो गया सबको ये? चलिए अब अगला सवाल का जवाब। यूज योर ग्राफ एंड द इक्वेशन टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ log CSAT। सर इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर इसको करके उससे रिलेट करना पड़ेगा। आपका ग्राफ किसके बीच में बना है? योर ग्राफ इज बिटवीन, इसके एक्सेस क्या है, 16.1 ई सेल इसका वाई एक्सेस है और लॉग ऑफ सिल्वर की कंसंट्रेशन इसका एक्स एक्सेस है। y इज इक्वल टू mx प्लस c से आप इसको रिलेट करके पता लगाइए कि मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखें, मैंने y 16.1 इज y 16.1 ई सेल m, सर इसके अंदर जो आपने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ आपने किसके बीच में, आपका ग्राफ है लॉग इसका ना सिल्वर का, तो मैंने लॉग और इसको आगे लिख लिया है, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ आप देखें अगर, तो इसका ये वैल्यू, ठीक है, बना ही माइनस लॉग का ग्राफ है ना, ये लॉग का ग्राफ नहीं बना है, ये माइनस लॉग का ग्राफ बना है। तो इसका x का जो वैल्यू है ना उसके अंदर माइनस साइन आना चाहिए। तो आप देखें जब मैंने इसके साथ किया ना तो y इज इक्वल टू mx, तो x के अंदर मैंने माइनस साइन के साथ इसको x लिया है क्योंकि ग्राफ प्लॉट ही माइनस लॉग ऑफ ag प्लस का हुआ है। सो y इज इक्वल टू m इसका क्या ग्रेडियंट क्या हुआ 1, ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट इसका 1 हो जाएगा x प्लस c, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है log c सैट, ठीक है जी सर, 0 पे आएगा ही नहीं है y इंटरसेप्ट इसका, आप उसको एक्सटेंड करेंगे ना, देखें यहाँ से जी, तो आपको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा आप, नहीं वो तो हमने किया, 0 इसका बीच में है, इसका एक्सेस -0.5 से शुरू हुआ था, तो एक्चुअली 0 पे आके टच करके आपको देखना पड़ेगा। तो 0 पे, हाँ तो वो तो y इंटरसेप्ट 0 पे निकलता है ना। सो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, 0 पे जो वैल्यू है वो ग्राफ से जाके रीड कर लेंगे आप, 0 पे जो वैल्यू है ग्राफ से, इसका 0 जो है ना वो, इसका 0 बिल्कुल कोने पे नहीं है, ये ध्यान में रखना। लोग गलती ये करते हैं इसको एक्सटेंड करते हैं वहां जाके रीड कर लेते हैं, लेकिन इसका 0 भाई ये 1 यूनिट बाद है, तो इसका 0 अक्सर ये गलती मैंने देखा लोग क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं, वहां जाके जो वैल्यू आती है वो लिख के आ जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है ना ये 0 रीड करने की, लेकिन इसका 0 थोड़ा पहले है, ये बात ध्यान में रखना है, इसका 0 इधर है, तो ये वाली लाइन नीचे जाके टच होगी। क्लियर हो गया ये? अच्छा बस ये आप जाके वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगी log c सैट की। क्लियर हो गई ये बात सब लोगों को, कैसे मैंने निकाला ये log c सैट? पक्का? चले अब, अच्छा ग्राफ के मार्क्स जो है ना वो समझो कैरी फॉरवर्ड, अगर ग्राफ तुमसे गलत बन गया, सपोज करो तुम्हारा log c सैट गलत आ गया,
तो एग्जामिनर उसके मार्क्स फिर आगे देखो। पहले तो ग्राफ अगर आपने गलत बना लिया तो ग्राफ के मार्क्स कहीं कट जाते हैं। उसी गलत ग्राफ से अगर तुमने सही लॉग सी सैट निकाल लिया तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फिर जो तुमने अगर गलत भी लॉग सी सैट निकाला है उसी से आगे क्वेश्चन एग्जामिनर चेक करता है, ठीक है। इसीलिए इसकी मार्किंग की में ना जवाब भी क्लियर नहीं होते हैं P5 के, क्योंकि वो आपको दायरा है जब तक सही वैल्यू नहीं होगी तब तक नहीं करेगा। चले अगला। To carry out these experiments, aqueous silver of concentration 2 mole per dm cube was prepared. For experiment number 6, calculate the volume of 2 mole per dm cube needed to prepare exactly 250 cm cube of Ag plus in a 250 cm cube volumetric flask. ये आपको याद है जो एक पिछला हमने सवाल किया था उसमें मैंने आप लोगों को डाइल्यूशन का स्टेप्स लिखवाए थे। अब इसके अंदर आपको क्वांटिटीज बतानी है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितना वॉल्यूम लूं 2 मोल पर डीएम क्यूब सिल्वर का। अगर मुझे एक सोल्यूशन बनाना है 25 cm क्यूब बनाना है, सॉरी 250 बनाना है इन अ 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। आई हैव टू प्रिपेयर ये 2 मोल पर डीएम क्यूब। बताइए सर कैसे होगा अगर मुझे कैलकुलेट करो कितना चाहिए होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे जाके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में जो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए वो 0.1 चाहिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के लिए जो मुझे सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए वो 0.1 चाहिए, ठीक है। और मुझे गिवन कितनी है क्वेश्चन में, मुझे गिवन कितनी है 2 मोल पर डीएम क्यूब। तो 2 मोल पर डीएम क्यूब यूज करके मुझे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बनानी है। कितना वॉल्यूम मुझे 2 मोल पर डीएम क्यूब का चाहिए कि मुझे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब की 250 cm क्यूब का, बताइए ना कैसे लूं, रेशो तरीका बताएं। C1V1 C2V2, ठीक है। C1 में क्या पुट करूं? हाँ, इसकी कंसंट्रेशन कितनी पुट करूं, नंबर बताओ। 2 पुट करूं C1 में। V1 अननोन, ठीक है, V1 अननोन कर दिया। C2 0.01 जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की थी, और V2 बिल्कुल ऐसे ही होगा सर। इसके अंदर C1V1 हमें कितने की बनानी है? अब देखो इसका डाइल्यूशन का बच्चों हमेशा तरीका ही होता है कि मुझे, अब देखो इसके अंदर एक्चुअली मुझे 250 cm क्यूब बनाना है, ये मेरे पास 2 मोल पर डीएम क्यूब है। मुझे बनाना कितना है? मुझे बनाना है 250 cm क्यूब, ठीक है। अब मुझे बनाना क्या है? मुझे बनाना है 250 cm क्यूब, और एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की कंसंट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की है 0.01 है ना। तो सवाल में कह रहे हैं कितना पानी डलेगा और कितना जो है वो उसका 2 मोल पर डीएम क्यूब का वॉल्यूम डलेगा। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 होगा 2, V1 क्या होगा मुझे निकालना है, कितना उसका डलेगा। C2 क्या होगा जो मुझे बनानी है कंसंट्रेशन पॉइंट, अच्छा 0.1 है, 1 है, और V2 250 जितनी बनानी है बस। तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा 12.5 से। अच्छा ध्यान रखिएगा पीछे आपने वॉल्यूम 2 डेसिमल प्लेस पे लिखे थे ना, तो यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस पे लिखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे भी 2 डेसिमल प्लेस पे लिखे थे। ये हो गया। तो आप 12.5 जो है वो इसमें से निकालेंगे। देखो आप एक्चुअली अब रियल में क्या होगा, तुम ये यहाँ से ये 2 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन है ना, तुम इसमें से 12.5 यहाँ से डालोगे इसमें फ्लास्क में। ये कौन सा वाला फ्लास्क है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 12.5 इसके अंदर डालोगे, ये इधर आ गया। बाकी तुम पानी भर दोगे कहाँ तक? 250 cm क्यूब मार्क तक। तो तुम पानी भर के उसको 250 पे ले आओगे तो वो ऑटोमेटिकली जो सोल्यूशन बन जाएगा 0.1 का बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन आप इस तरह से करेंगे। चलिए, नेम अ सुटेबल पीस ऑफ apparatus which could be used to measure the volume calculated in। इसका भी लोग आंसर गलत लिख कर आते हैं, बहुत कॉमन गलत है। बोलो ब्यूरेट। क्यों भाई ब्यूरेट क्यों? मेजरिंग सिलेंडर क्यों नहीं? सब ब्यूरेट की एक्यूरेसी है 0.5 प्लस माइनस 0.5, और मेजरिंग सिलेंडर की होती है प्लस माइनस 1। तो हमें तो 0.5 मेजर करना है ना, मेजरिंग सिलेंडर की एक्यूरेसी नहीं है 0.5 की, तो इसीलिए ब्यूरेट। अच्छा कुछ जवान पिपेट भी कहते हैं सर, 12.5 का पिपेट आता ही नहीं है, 10 का आता है, 25 का आता है।
ठीक है, 10 का आता है और 25 का आता है स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी में, 12.5 का नहीं होता। पिपेट हर क्वांटिटी में नहीं आते हैं। ग्रेजुएटेड भी आप यूज नहीं कर सकती हैं, उसका काम है ही नहीं, ये छोटे छोटे वॉल्यूम, ये ब्यूरेट का काम है 0.5 की एक्यूरेसी पे मेजर करना। ठीक है ना, मेजरिंग सिलेंडर, अच्छा देखें आप बच्चे कहते हैं सर लेकिन मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल तो किया जा सकता है, 0 मिलेगा मेजरिंग सिलेंडर लिखोगे तो, नहीं किया जा सकता। चलो अब आओ इधर, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है। द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड CSAT is given. KSP is square of CSAT. Use this equation and your answer to C part. अच्छा C part 3 में आपने log CSAT निकाला था, ठीक है, तो log CSAT की वैल्यू -4.55 आ गई थी, उसको यूज करना है और इस रिलेशनशिप को यूज करना है और आपको KSP निकालना है। अगर उसने गरीबों मिस्किनों के लिए कह दिया इफ यू हैव नो आंसर ऑफ C part 3 तो -4.2 यूज कर लें। अच्छा कुछ इतने अपने आप होशियार समझते हैं, यहाँ से -4.2 रहा, उधर जाके -4.2 लिख देते हैं। यार तुम पागल हो, तुम्हारा क्या ख्याल, उसने आपको सही जवाब दिया हुआ होगा, ठीक है, जाहिर है उसने आपको सही जवाब नहीं दिया हुआ होगा। चलें, लेकिन कुछ है ऐसी भी कैटेगरी है, मिलती है आपको, बड़ी कॉमन है वैसे। चलें, क्या पता झूठ बोलता हूं और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लगे रहो। चलो कैसे निकालेंगे सर, मैथ्स का सवाल है ये, केमिस्ट्री से ज्यादा। हाँ, हमने उसमें भी सीखा था ना जब हम एसिड बेस का चैप्टर पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम में कि अगर लॉग हटाना होगा तो आप दूसरी तरफ उसको 10 की पावर में ले जाते हैं। बस सिंपल आपको ये करना है कि ये लॉग CSAT की वैल्यू थी इधर, तो आप इधर से CSAT निकालने के लिए 10 की पावर माइनस, मैथ्स वालों को तो पता है, जो बायो वाले हैं उनके लिए जरा थोड़ा सा होता है, लेकिन खैर ये इतनी बेसिक बात है। तो यहाँ से CSAT आ गया, फिर आप उसका स्क्वायर कर दें तो KSP आ जाएगा, बस खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा सर इधर आइए आप, उसने कहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अगर वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर से तो उसका ग्राफ, यूज द एक्सिस बिलो टू स्केच द ग्राफ टू शो हाउ KSP वेरीज विद टेम्परेचर। अब इसके अंदर कोई लोग कहते हैं कुछ भी लाइन खींच दें, पर ऐसे नहीं होता, आपको रिलेशनशिप, प्रॉपर मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताइए कैसे टेम्परेचर के साथ बनाएं इसको। लेबल बोथ एक्सिस, तो इसका y एक्सिस क्या लेबल करूं, आप बताइए, KSP, और x एक्सिस क्या लेबल करूं, टेम्परेचर। और यार ये क्या हो गया, चले समझाएं, आपने तो छाप तो लिया ही है, क्यों आई है कर्व, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व क्यों? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे KSP इज, याद है कंसंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, KSP जो होगा, KSP इज कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, इसका मतलब यह है कि KSP स्क्वायर इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन अगर लेट्स सपोज बढ़ी तो दोनों की डबल और डबल होगी, तो उसका तो 4 टाइम्स बढ़ गई ना KSP। तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर से रिलेटेड है टेम्परेचर से, यानी टेम्परेचर जब आपका समझो, इस तरह समझाने के लिए हम कहते हैं डबल होगा तो KSP 4 गुना बढ़ेगा, याद है। तो इसका जो ग्राफ होगा, आप सब इतना बेसिक मैथ समझते हैं, तो इसका मतलब है कि जब स्क्वायर से रिलेटेड हो तो वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व होता है कि टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़े और वो उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़े, तो फिर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का बनता है। अगर वो प्रोपोर्शनली बढ़ता तो फिर स्ट्रेट लाइन आप बनाते पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से कर्व बनेगा। चलो अब इसका आखिरी पार्ट का जवाब दो। अब उसने कहा हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज इन अ कंसंट्रेशन कॉमनली वन ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको क्लास में बताया था, यूजुअली जो बहुत सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, आप उनका सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। सो पोटेशियम क्लोराइड, यार भाई, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये तीन उसने कॉमन सोल्यूशन दिया। उसने कहा तो मैं एक कौन सा इसमें से सूटेबल नहीं है और एक्सप्लेन करो, इसमें से कौन सा आप यूज नहीं कर सकते।
क्यों? आप बाकी लोग बताएं कौन सा इसमें सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज नहीं कर सकते? एनी कंपाउंड कंटेनिंग क्लोराइड कैन नॉट बी यूज है। वजह बताओ क्यों नहीं कर सकते? तो आप बताइए था भाई, क्यों नहीं? क्लोराइड का कोई कंपाउंड क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ? यू देखता हाँ, मुझे पढ़ा रहे हैं मुझे आप? क्या हो गया सर, पिकनिक बनाने आता हूं मैं तो। क्लोराइड आयंस अगर आप डालेंगे तो सर कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि AgCl का सोल्यूशन है। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज में भी क्लोराइड आयंस ले लिए तो हमने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट, यानी एडिशनल ये इसका इक्विलिब्रियम आया हुआ है। जैसे ही आप क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे तो वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ना, आपका तो KSP डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यू कैन नॉट यूज एनी सोल्यूशन कंटेनिंग कॉमन आयन, और कॉमन आयन इसके अंदर कौन सा है? या तो सिल्वर या क्लोराइड। तो आप पोटेशियम क्लोराइड नहीं यूज कर सकते, सोडियम क्लोराइड यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पोटेशियम और बिकॉज AgCl also contains chloride ions will cause precipitation of AgCl, इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। याद आ गया? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।